नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। सीटेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट 25 MCQs हैं जिनकी संभावना है कि नेक्स्ट जो भी अपनी आपकी शिफ्ट होगी उसमें ये क्वेश्चन इनमें से 2 या 4 क्वेश्चन को आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एनालाइज किया था कि किन किन टॉपिक से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि जीन पियाजे की थ्योरी, वैगोस्टकी की थ्योरी और कोहलबर्ग की नैतिक विकास की थ्योरी, NCF 2005 और बच्चे की विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं उनसे जो रिलेटेड MCQs वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इन्हीं टॉपिक में से 25 ऐसे हम MCQs आज लेके आए हैं जिनकी संभावना है कि वो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, उनको हम बताते हैं कि इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा SST की बिल्कुल टॉपिक वाइज और इसके अलावा जो है CDP की टॉपिक वाइज, EVS की, पंजाबी पेडागोजी की वीडियो अपलोड की हुई हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है आपकी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जितनी भी हमने वीडियो अपलोड की हैं सारी की सारी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जितनी भी अब तक की अपलोड वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिंक के थ्रू आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूट संकेत के आधार पर उत्तर दें। पहला है, पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण असेमिलेशन अनुकूलन अडॉप्शन की एक उप प्रक्रिया है। दूसरा है, उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करना जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती है को विकेंद्रण डीसेंटरिंग कहा जाता है पियाजे के अनुसार। तीसरा है, प्राकर्षणात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के चिंतन में आत्म केंद्रता ईगोसेंट्रिज्म विकसित होती है। इनमें से हमने बताना है कि कौन से कथन जो हैं पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा सही है। अडॉप्शन क्या होती है, अनुकूलन क्या होता है पियाजे के अनुसार, बालकों में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसको वो अनुकूलन कहता है। और आत्म सातकरण क्या होता है, असेमिलेशन क्या होती है, जैसे एक शिशु है कोई भी वस्तु उठाएगा सीधी मुंह में रख लेगा, तो ये एक उदाहरण है आत्म सातकरण का, असेमिलेशन का। और वह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है, यानी कि जो जन्मजात उसकी प्रवृत्ति है उसके साथ उसको जो है आत्मसात कर रहा है। तो इसलिए पहला सही है, पियाजे के अनुसार जो आत्मसात करना है वो अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करना जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती विकेंद्रीकरण डीसेंटरिंग कहा जाता है, ये गलत है। डीसेंटरिंग क्या होता है पियाजे के अनुसार, विकेंद्रण, डीसेंटरिंग से तात्पर्य है किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से। उनका कहना था कि 3-4 महीने की उम्र का जो बच्चा है उसमें ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज़ के बारे में आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक ढंग के सोचता है, परंतु कुछ उम्र बीतने के बाद जब वो 23-24 महीने का हो जाता है तो उसमें वस्तु या चीज़ जो भी है उसके बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे पियाजे विकेंद्रण डीसेंटरिंग कहता है। सो इसलिए दूसरा जो गलत है, तीसरा सही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चे के चिंतन में आत्म केंद्रता ईगोसेंट्रिज्म विकसित होती है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, आत्म केंद्रता क्या होती है, जो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो दूसरी स्टेज है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो इसमें क्या होता है
बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है, उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की जो अधिकतर चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें हैं, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। जैसे वो दौड़ता है तो उसे लगता है कि सूरज भी तेज़ी से उसके साथ जो चलना प्रारंभ कर देता है। तो इसे बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म, यानी अपने बारे ही सोचना। सो इसलिए डी आंसर सही रहेगा, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। ब्रूनर के अनुसार शिशुओं को अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताने का कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है सक्रियता, इनएक्टिव, संकेतिक, सिंबॉलिक, या सी है दृश्य प्रतिमा, आइकॉनिक, डी है प्रतिध्वनिक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो ब्रूनर के अनुसार प्रतिध्वनिक जो तरीका है वो सही नहीं है शिशुओं को अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वैगोस्टकी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वास्तविक विकास के स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, तथा संभाव्य विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच अंतर को कहा जाता है। सो यहाँ पे जो एक चीज़ है, थोड़ा इसको सही कर लेना, संज्ञानात्मक विकास नहीं, जो वैगोस्टकी ने थ्योरी दी है यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत कहा जाता है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है वैगोस्टकी ने। उसके अनुसार जो एक वैगोस्टकी ने कहा है कि वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ तक बच्चा जो है बिना किसी की हेल्प के जा सकता है, उसे बोलते हैं वास्तविक विकास स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। और जहाँ पे वो अडल्ट की सहायता से पहुँचता है उसे बोलते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। और इसके बीच का जो अंतर है उसको क्या कहा है ये हमने बताना है। ऑप्शन ए है आत्मसात्करण क्षेत्र, असेमिलेशन जोन। दूसरा है समाधारण क्षेत्र। सी ऑप्शन है समीपक्ष विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। डी है दूरस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ डिस्टेंट डेवलपमेंट। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे ZP कहा जाता है, ZPD। कई बार जो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ZPD की फुल फॉर्म बताएं, तो ZPD की फुल है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो विगोस्टकी के अनुसार वास्तविक में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थिति, यानी कि इंटर पर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें ये संपन्न होता है जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, यानी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने ही कोई कार्य कर सकता है, से अलग उनका जो संभावित विकास का स्तर है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है, अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण, यानी कि अडल्ट व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने के समक्ष है, के तरफ ले जाने की कोशिश जो है की जाती है। और इन दोनों सत्रों के बीच में जो अंतर है, वैगोस्टकी ने उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के अनुसार वातावरण में परिवर्तन, यानी चेंज, तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुकूलन, अडेप्शन। बी है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। सी है मानसिक क्रिया, मेंटल ऑपरेशन। डी है संरक्षण, कंजर्वेशन। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, संरक्षण, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? वातावरण में परिवर्तन यानी चेंज तथा स्थिरता दोनों के पहचानने एवं समझने की क्षमता को पियाजे ने कहा है संरक्षण। और इसमें क्या है, किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के जो तत्व हैं उसमें परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। अनुकूलन हमने पहले ही पढ़ लिया है,
अडॉप्शन पढ़ लिया है कि वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की जन्मजात प्रवृत्ति को कहा है। और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। मेंटल ऑपरेशन क्या होता है? जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मेंटल ऑपरेशन है, वह मानसिक संक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जिस मानसिक संरचना का सामान्यीकरण जर्नलाइजेशन किया जाए उसे पियाजे ने क्या कहा है? तो इसका ऑप्शन ए है स्कीम्स, बी है स्कीमा, सी है विकेंद्रीकरण, डी सेंटरिंग, डी है समाधान इक्विलिब्रिएशन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी स्कीमा। स्कीम्स थोड़ा अलग है, सुनने में जो सेम लगता है। स्कीम्स क्या होता है? व्यवहारों के संगठन, पैटर्न, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम्स कहा जाता है। जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब कापी वर्ग रूटीन के अनुसार लेता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठन पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। और स्कीम्स का संबंध मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशन से स्पष्ट है। दूसरा स्कीमा क्या है? स्कीमा सुनने में बेशक अलग है, मिलता जुलता है, परंतु ये जो है पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जैसे जिसे जो है जिसका सामान्यीकरण जर्नलाइजेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वस्तु स्थायिता ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है संवेदी पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर पीरियड, बी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी है प्री कॉन्टेप्चुअल पीरियड, डी है ठोस संक्रिया अवस्था स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। सही आंसर आएगा ऑप्शन ए संवेदी पेशीय सेंसरी मोटर पीरियड जो पहली स्टेज है, इसमें दूसरे साल में जाकर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो आ जाता है। सो 0 से 1 साल तक क्या होता है? जो बच्चे के सामने वस्तु है सिर्फ वही है उसके लिए। लेकिन जब बच्चा 2 साल के करीब हो जाता है, 1 साल के बाद 2 साल के करीब हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके माइंड में वो चित्र है किसी भी वस्तु का वो बन जाता है, तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बालकों के संतरीय सार्वत्रिक यूनिवर्सल होते हैं। बालकों द्वारा यह अनुभव किया जाना कि सभी वस्तुओं में मानवीय गुण होते हैं एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है जीववादी संप्रत्यय, बी है स्थान का संतर्प्य, सी है आत्म संप्रय सेल्फ कॉन्सेप्ट का, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए है जीववादी संप्रत्यय। इसका अर्थ है जीववादी संप्रत्यय से कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी संजीव समझता है। मनुष्य की तरह उसके अनुसार सभी वस्तुएं हैं, सभी संजीव वस्तुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में किससे संप्रत्यय विकास यानी कि कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट है प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन ए है यौन सेक्स, बी है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, सी है बुद्धि इंटेलिजेंस, डी है शारीरिक बनावट बॉडीली स्ट्रक्चर। तो जो संप्रत्यय विकास है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है उसको प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन डी शारीरिक बनावट। क्वेश्चन नंबर 9। किस अवस्था में बालक समूह के मानक जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार यह तय करते हैं कि अमुक वस्तु सुंदर है या नहीं?
ऑप्शन ए है 10 साल की आयु में, बी है 16 साल की आयु में, सी है 6 साल की आयु में, डी है 12 साल की आयु में। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 6 साल की आयु में जो बच्चे हैं वो यह तय करते हैं, समूह के हिसाब से सोचते हैं कि कोई वस्तु सुंदर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन बालकों के संप्रत्य विकास यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है संबंधों को सही सही देखने की क्षमता, बी है शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की क्षमता, सी है यथार्थ रूप से चिंतन करने की क्षमता, डी है उत्तम स्मृति यानी कि मेमोरी योग्यता। सही आंसर है ऑप्शन डी। सो इनमें से उत्तम जो मेमोरी है, उनकी मेमोरी की योग्यता, याद रखने की योग्यता है, वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, किस आयु वर्ग से बच्चे विभिन्न मान के सिक्कों के अंतर करना जो है प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन ए है 8 से 9 वर्ष की आयु, बी है 4 से 5 वर्ष की आयु, सी है 3 से 4 वर्ष की आयु, डी है 7 से 8 वर्ष की आयु। आंसर आएगा ऑप्शन बी। सो 4 से 5 वर्ष की जो आयु है वो सिक्कों की वैल्यू को समझने शुरू कर देते हैं। इससे पहले जो बच्चे के सामने सिक्के या रुपए जो भी होता है सब एक समान होते हैं, लेकिन 4 या 5 साल के बाद उनको इस बात का पता चल जाता है कि इस सिक्के की क्या वैल्यू है। इससे पहले चाहे 1 रुपये का सिक्का 2 का है या 5 का है, जो भी आप उसके सामने रखेंगे सभी एक समान है, लेकिन 4-5 साल वर्ष का जो बच्चा है वो समझने लगा कि किसकी वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भाषा सीखने का साधन नहीं है। अनुकरण, बी है अनुकरण होता है किसी की नकल करना, इमिटेशन, बी है वार्तालाप टॉकिंग, सी है खेल प्ले, डी है सफ़र करना। तो इनमें से भाषा सीखने का जो मीन्स है नहीं है, वो साधन नहीं है, वो है सफ़र करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक भाषा विकास में बाधा नहीं है यानी कि अड़िक्का नहीं है। ऑप्शन ए है बिबलीवाक डिलेड स्पीच, बी है तुतलाना लिपसिंग, सी है सूसू करना हिसिंग, डी है प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। सो प्रश्न उत्तर से बच्चे में क्यूरियोसिटी आती है, कोई भी हम उससे क्वेश्चन करते हैं तो इससे भाषा की जो डेवलपमेंट है वो होती है, ये बाधा नहीं है। और ऊपर वाले जो 3 है ये बाधा है या एक तरह की अड़चन है भाषा सीखने में। क्वेश्चन नंबर 14, वैसे शब्द जिन्हें बच्चा माता पिता द्वारा आग्रह किए जाने पर बोलता है को कहा जाता है। ऑप्शन ए है शिष्टाचार संबंधी शब्दावली, बी है ट्रिक शब्दावली, सी है सामान्य शब्दावली, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा ऑप्शन बी, ट्रिक शब्दावली कहा जाता है। जो बच्चा जो है माँ बाप के माता पिता के आग्रह करने से बोलता है, जैसे दूध बोलो पापा बोलो, तो ये क्या है, ट्रिक वोकैबुलरी है। क्वेश्चन नंबर 15, बबलाना भाषा विकास प्री स्पीच डेवलपमेंट की कौन सी अवस्था है। तीसरी अवस्था, बी है चौथी अवस्था, सी है दूसरी अवस्था, डी है तीसरी अवस्था। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दूसरी अवस्था है बबलाना भाषा सीखने की। क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक विकास के संबंध में कौन कथन इनमें से गलत है। ऑप्शन ए है मानसिक विकास का संबंध मानसिक क्षमताओं मेंटल एबिलिटी से तथा मानसिक कार्य से होता है। बी है मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट विकास की प्रक्रिया उत्तरोत्तर अर्थात कार्मिक होती है। सी है मानसिक विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्ण परिपक्वता आने तक चलती है। डी है मानसिक विकास 16 साल की आयु के बाद नहीं होता। तो इनमें से जो कथन गलत है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि मेंटल जो डेवलपमेंट है चलती रहती है और जन्म से शुरू होकर
जो हमारी डेथ तक चलती है, वॉर्म टू टॉम। इसलिए पहले 3 जो कथन है वो सही हैं, डी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन नैतिक विकास की एक विमा डायमेंशन नहीं है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक तत्व, बी है संवेगित तत्व, सी है भौतिक तत्व, डी है व्यवहारात्मक तत्व। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। भौतिक जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो नैतिक विकास की डायमेंशन में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में जन्मजात शुद्धता इनबॉर्न प्योरिटी होती है, कथन किसका है? कोहलबर्ग का, बी है प्याजे का, सी है गिल्गिन का, डी है जे रूसो का। सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये जो कथन है वो जे रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 19, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक को किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए है प्याजे, बी है गिल्गिन, सी कोहलबर्ग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। हालांकि जीन प्याजे जी ने जो थ्योरी दी थी डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, और जो मेन थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की वो लॉरेंस कोहलबर्ग की है। यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं हम, इस बात का ध्यान रखना है कि जीन प्याजे जी की पुस्तक है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, और ये प्रकाशित हुई थी 1932 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कोहलबर्ग के अनुसार साधनात्मक संपेशवादी उन्मुखता इंस्ट्रूमेंटल रेलिविस्ट ओरिएंटेशन की अवस्था किस सत्र में होती है? ऑप्शन ए है प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, बी है कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, सी ऑप्शन है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग के सत्र में। सो प्राकृतिक नैतिक तर्कना, रूढ़िगत नैतिक तर्कना, उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना। सो किन में जो होती है इंस्ट्रूमेंटल रेलिविस्ट ओरिएंटेशन, साधनात्मक संपेशवादी उन्मुखता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सॉरी, बाय मिस्टेक सी लिखा गया, फर्स्ट आंसर आएगा इसका। प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग यानी कि फर्स्ट जो सत्र है, लेवल जो है, उसमें आता है साधनात्मक संपेशवादी उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रेलिविस्ट ओरिएंटेड। इस अवस्था में होता क्या है कि बच्चे जो हैं अपना पुरस्कार वगैरह लेने के लिए जो है नैतिकता की पालना करते हैं। नेक्स्ट है, यानी कि इस अगर पूछा जाए कि किस स्टेज में बच्चे में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है, तो वो भी प्री कन्वेंशनल जो सत्र है उसकी जो दूसरा इसका जो आता है, दूसरी जो अवस्था होती है उसमें पहली अवस्था है दंड के कारण, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, यानी कि पनिशमेंट के डर से जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसके पहली अवस्था में दंड की डर से जो है पालन करता है, और दूसरी अवस्था है इसकी जिसमें वो पुरस्कार पाने के लिए नैतिकता का पालन करता है। सो इसका याद रखना है कि अगर लेवल पूछे जाते हैं तो 3 हैं, अवस्थाएं पूछे जाते हैं तो 6 हैं। हर एक लेवल की आगे 2-2 अवस्थाएं हैं, ये हमने डिटेल में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, नैतिक निरपेक्षवाद एब्सोल्यूट मॉरलिज्म की घटना किस अवस्था में होती है? तो इसका जो फर्स्ट है ऑप्शन ए है पर्याप्त नैतिकता, हेट्रोनोमिस मोरालिटी की अवस्था, बी ऑप्शन है स्वायत्त नैतिकता, ऑटोनोमस मोरालिटी की अवस्था, सी ऑप्शन है क और ख दोनों यानी कि ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। सो पर्याप्त नैतिकता की अवस्था में जो है नैतिक निरपेक्षवाद एब्सोल्यूट मॉरलिज्म की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्याजे द्वारा प्रतिपादित
स्वायत्त नैतिकता की अवस्था कब प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए है 12 से 13 साल की आयु में, बी है 9 से 11 साल की आयु में, सी है 8 से 9 साल की आयु में, डी है 6 से 7 साल की आयु में। सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 9 से 11 साल की आयु में जो है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था प्रारंभ होती है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट उसमें शिफ्ट में कि जो है कोहलबर्ग के अलावा नैतिकता का सिद्धांत और किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूट संकेत के आधार पर उत्तर दें। पहला है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के कुल 6 अवस्थाएं हैं। दूसरा है पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के कुल 3 अवस्थाएं हैं। तीसरा है कोहलबर्ग के सिद्धांत में पश्चिमी संस्कृत पूर्वग्रह कल्चरल बेसिस देखने को मिलता है। तो हमने बताना है कि केवल 2 सही है, बी है पहला और दूसरा दोनों सही हैं, सी है पहला दूसरा और तीसरा सही है, डी है पहला और तीसरा सही है। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा सही है। हमने पहले कहा था कि 6 अवस्थाएं हैं और लेवल पूछे जाएं तो 3 हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के। और दूसरी बात हम कर रहे थे कि जीन पियाजे जी ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसकी 2 अवस्थाएं हैं, ये याद रखना है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है कोहलबर्ग के सिद्धांत को पश्चिमी संस्कृति पूर्वग्रह कल्चर बेसिस देखने को मिलता है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तम लड़का अच्छी लड़की गुड बॉय नाइस गर्ल की उन्मुखता किस सत्र में उत्पन्न होती है? रूढ़िगत नैतिक तर्कना के सत्र, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, प्राधिकृत नैतिक तर्कना के सत्र, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में। सी ऑप्शन है उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना के सत्र, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा लड़के गुड बॉय गुड गर्ल जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा लड़का, ये इसमें जो शाबाशी लेने के लिए नैतिकता का पालन होता है, तो ये होता है ऑप्शन ए। कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग लेवल की पहली अवस्था में अच्छा लड़का अच्छी लड़की गुड बॉय नाइस गर्ल की उन्मुखता जो है वो पैदा होती है, और इस अवस्था में बच्चे में अनुमोदन पाने तथा निर्मोदन यानी कि अप्रूवल पाने के लिए और डिसअप्रूवल से दूर रहने का जो अभिप्रेरणा है वो तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूट संकेत के आधार पर उत्तर दें। पहला है नैतिक व्यवहार को प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन के आधार पर भी सीखा जा सकता है। दूसरा, नैतिक व्यवहार की उत्पत्ति में प्रहा सुपर ईगो की अहम भूमिका होती है। डी है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास में बच्चा पर्यावरणीय बलों का एक निष्कर्ष प्रेरक पैसिव रिसिपेंट होता है। ऑप्शन ए है केवल 3 सही है, बी है पहला और तीसरा सही है, डी है ऑप्शन सी है पहला और दूसरा सही है, डी है दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए किशोरावस्था एक प्रवृत्ति अवस्था ट्रांजिशन पीरियड होता है, बी है किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति होती है, सी है किशोरावस्था एक समस्या उम्र प्रॉब्लम एज होती है, डी है किशोरावस्था वास्तविकों की अनुभूति का समय होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जो है गलत है। बाकी जो है सब सही हैं। किशोरावस्था एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, एक अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति होती है और प्रॉब्लम एज होती है, लेकिन वास्तविकों की अनुभूति का समय नहीं होता। सो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो ये थे 25
MCQs। कोशिश रही है हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।